ये रेड मीट है क्या? छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त किसको कहते हैं? और क्या रेड मीट और छोटे गोश्त, बड़े गोश्त में कोई फ़र्क है? और फिर इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, जिनके बारे में आज कल बहुत बड़ा चर्चा हो रहा है और रेड मीट को बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है इंटरनेशनली। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेड मीट क्या है? रेड मीट को इंटरनेशनली अगर हम देखें, दुनिया की वेल रिकग्नाइज एंटिटीज़ इसको सादा ज़ुबान में अगर मैं उर्दू में कहूँ तो छोटा गोश्त, जिसे हम बकरे का गोश्त कहते हैं, और जो बड़ा गोश्त है बीफ, ये सब रेड मीट ही है। लेकिन इसकी आगे काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं और मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ और उसकी बुनियाद पे कुछ चीज़ें के फ़वाइद और नुकसानात बदल जाएंगे। जो हम बकरे का गोश्त जिसे सिंपली कहते हैं, इंटरनेशनली उसको फर्दर भी डिवाइड किया जाता है लैम्ब के अंदर। लैम्ब का मतलब है जो 1 साल से छोटे वाला बकरा ही आप कह लीजिए, और मटन है जो 1 साल से बड़े वाला। इस तरह बीफ को डिवाइड किया जाता है व्हील के अंदर और काऊ के अंदर या ऑक्स के अंदर। व्हील का मतलब ये है कि बछड़ा, और बड़ा जो सा होता है उसे हम प्रॉपर काऊ भी कहते हैं। और ये पाकिस्तान और ये पंजाब के अंदर और इंडियन पंजाब के अंदर ये जो बछड़ा है इसको कट्टे का गोश्त भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको हमारे गांव वगैरह में इसके नाम से जानते भी हैं। इनके गोश्त के अंदर कहने को ये सारे रेड मीट हैं, लेकिन इनके गोश्त के अंदर बहुत फ़र्क है। और दूसरे नंबर पे गोश्त बकरे, ये बछड़े, छोटे बकरे या काऊ के अंदर जिस्म के किस हिस्से में से लिया गया है उससे उसके कंटेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता। कोलेस्ट्रॉल का भी, प्रोटीन एनर्जी का भी, इवन के उसके हज़म वो कितनी जल्दी होगा इसका भी। और फिर इसके बाद बात आ जाती है ऑर्गन मीट्स पे। ऑर्गन मीट से मुराद ये कलेजी, और जो लाहौर के अंदर और कुछ बड़े ये KPK में अंदर जैसे कपूरे वगैरह भी खाए जाते हैं, वो सारा कुछ ऑर्गन मीट की कैटेगरी के अंदर आता है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले मैं एक बात करके फिर इसकी डिटेल की तरफ जाऊंगा, वो ये है कि पूरी दुनिया में खाया कितना जाता। शायद बीफ को बहुत सारे मुल्कों के अंदर कम खाया जाता है, लेकिन दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जिसमें उसे मटन से ज़्यादा खाया जाता है। जैसे कि अमूमी तौर पे आयरलैंड के अंदर बीफ मटन से भी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। यूरोप के अंदर UK सबसे ज़्यादा कम बीफ का इस्तेमाल करता है पर यूनिट पर्सन के हिसाब से, और वो 108 ग्राम टोटल गोश्त एक वहाँ पे मेल खाता है, और उसमें से जो मटन है वो सिर्फ 40 ग्राम के करीब है, यानी कि ज़्यादा वो पोल्ट्री और वाइट मीट जो सा उसका इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन जर्मनी में ये टोटल क्वांटिटी 154 ग्राम पर डे पे है, और उसके अंदर से वो 84 ग्राम तक सिर्फ बीफ खाते हैं। तो यूरोप के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीफ का इस्तेमाल मौजूद है, व्हील का भी जो मैंने बताया कि बछड़े का, और काऊ का भी। और उसके मुख्तलिफ़ मकासद हैं, लोग कह के उसमें से अपनी मर्ज़ी का गोश्त लेते हैं और उनके जहन में एक मेडिकल वजह होती है जिसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बात यह कि इसके फ़वाइद क्या हैं। फ़वाइद तो गोश्त के अगर गिने जाएं तो वो तमाम न्यूट्रिएंट्स आप सुनते जाएं तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन इन्हीं में से थोड़ा सा नुकसान का भी मैं साथ साथ ज़िक्र कर देता हूँ। एक ये कि ये बहुत रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है रेड मीट के अंदर। प्रोटीन का जो सा हमें यूटिलाइजेशन मिलती है एक जो सा 100 ग्राम में, वो तकरीबन 20 ग्राम हमें प्रोटीन मिल जाती, और ये 20 की फ़िगर वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन कि हम किसकी बात कर रहे हैं और जिस्म के किस हिस्से की बात कर रहे हैं। बट मैं चीज़ों को आसान करूँगा। तो प्रोटीन का एक रिच सोर्स है, जिसको प्रोटीन की ज़रूरत हो वो ये इस्तेमाल करता भी है और उसे फ़ायदा भी होता है। और हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन के जो यूनिट्स होते हैं उसे हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। उसके अंदर से में से 8 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं और उसकी हमें ज़रूरत होती है, और वो हमें इस गोश्त के ज़रिए ही मिलते हैं। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारा जिस्म खुद भी बना लेता है, बशर्ते कि उसके पास रॉ मटेरियल मौजूद हो।
तो इस वजह से जिन लोगों को गोश्त वगैरह नहीं इस्तेमाल करते तो थ्योरेटिकली उनको इन अमीनो एसिड्स की कमी का सामना कर सकते हैं। बट लोग दुनिया में वेजिटेरियन भी हैं जिन्होंने इसके मुख्तलिफ सदबाब निकाल लिए हुए हैं और वो भी किसी न किसी तरीके से इस कमी को पूरा कर लेते हैं। गोश्त के अंदर 70% तक पानी होता, तो ये याद रखिएगा जो गोश्त हम बकरे का इस्तेमाल करते हैं वो भी 70% उसमें पानी है, बाकी 30% में वो सब कुछ है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाती है बात फ़ैट की, और यही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल जगह है। इसके अंदर फ़ैट काफ़ी है और मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट्स के चार्ट भी इस पे लगा दें ताकि आप ख़ुद देख सकें कि मुख्तलिफ़ किस्म के बीफ के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म के मटन के अंदर कितनी कोलेस्ट्रॉल की वैरायटी है। इन जनरल अगर मैं ऑस्ट्रेलियन एक सोर्स की बात करूं तो उसमें एक जो कोलेस्ट्रॉल की कंटेंट थी वो अप टू 81 मिलीग्राम तक मिली, और दूसरी तरफ जो बीफ के अंदर मिली, डिपेंडिंग अपॉन कि हम बछड़े की बात कर रहे हैं, तो वो 71 से लेके 94 तक मिली। तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा खासा होता है इन दोनों गोश्त के अंदर, इसी वजह से दिल के मराज के अंदर इससे कुछ रोकने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन बुनियादी प्रॉब्लम जो इसके अंदर होता है वो है कि जो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं, हम ट्राइग्लिसराइड्स की अगर बात करें तो वो जितने ज़्यादा होंगे उसकी वजह से उतना प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। हम नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड फ़ैट्स जो से हैं वो इस्तेमाल कर सकें, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि बैलेंस डाइट क्रिएट हो जिसके अंदर हेल्दी अमाउंट हो, बैलेंस्ड फ़ैट की एक्यूमुलेशन हो, लेकिन अनवांटेड फ़ैट ज़्यादा हो जाता है जब हम बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और उसके अंदर टोटल कंटेंट चाहे फ़ैट का कम हो लेकिन अनवांटेड फ़ैट जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से जिस्म के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट भी इनके अंदर मौजूद होता है, और कार्बोहाइड्रेट की बुनियाद पे फिर इनको दो हिस्सों में डिवाइड भी किया जाता है। एसपी ही जिसके अंदर सॉफ्ट है और एक्सुडेटिव टाइप है, और डीएफडी डार्क फर्म एंड ड्राई। बाज़ का गोश्त बिल्कुल काला सा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ का वो जानवर जो उनसा है वो बहुत ज़्यादा उससे पहले उसने एक्सर्शन की होती है और उसे रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिला होता, और उसकी वजह उसमें उसको ज़िबा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत जो उनसी है उसके अंदर जो सी ग्लाइकोजन है उसका स्टोरेज ऐसा होता है कि वो कलर डार्क हो जाता है, और बहुत सारे लोग इस ब्लैक कलर के गोश्त को पसंद नहीं करते। जो इसमें अच्छी चीज़ है वो है न्यूट्रिएंट्स, ख़ास तौर पे जिंक आपके जिस्म के अंदर बेशुमार एंजाइम्स आपकी इम्यूनिटी और उनको ताकत देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो बड़ा रिच फूड है, और ये हमें बीफ और मटन दोनों के अंदर मिल जाता है। सेलेनियम जो आपको एक एंटी कैंसर थेरेपी भी करता है, दो कि इसको इल्ज़ाम कैंसर का लगाया जाता है जिसके अंदर कुछ सच्चाई भी है, मैं उसकी बात करता हूँ, लेकिन सेलेनियम के अंदर कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं और ये मुख्तलिफ हमारे जिस्म के अवामिल में काम भी आता है। इसमें पोटाशियम भी ढेर सारा होता है, इसमें फास्फोरस भी होता है, इसमें मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन जिंक और दूसरे नंबर पे आयरन दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे इसको बहुत सारे मुआलिज जो उनसे हैं वो कमज़ोर लोगों को, रिकवरी वाले करने वाले लोगों को रिकमेंड कर रहे होते हैं आप गोश्त खाएं। उसकी बुनियादी वजह ये जिंक, आयरन और प्रोटीन का होना है। आयरन की वजह से जो हीम आयरन जिसे हम कहते हैं, वो हीम आयरन रेडिली एब्जॉर्बेबल होता है, वो एब्जॉर्ब होता है, वो हमारे खून की ताकत पैदा करता है। दूसरी तरफ अगर हम इसे कंपेयर करें जो प्लांट्स के आयरन के अंदर, जैसे पालक में जो आयरन है तो वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, तो वो अच्छा, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब नहीं होता तो वो ज़्यादा हमारे काम नहीं आ पाता। तो ये भी एक चीज़ है जिसको आपने अपने जहन में रखना। जो इसके अलावा चीज़ें बाकी बचती हैं वो हैं विटामिन्स के अंदर विटामिन B12 या बी कम्प्लेक्स, जिसके अंदर B12, B6, नियासिन और तमाम B1 तक तमाम विटामिन्स मौजूद होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जैसे राइबोफ्लेविन वगैरह वो भी इसके अंदर काफ़ी मौजूद होते हैं। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर गोश्त की देखी जाए तो बहुत अच्छी है, और इसको शायद इतना कंसंट्रेटेड फार्म ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए भी वो शायद और किसी प्लांट सोर्स में इस तरह अवेलेबल नहीं है। लेकिन साथ फिर इसका नुकसान क्या है? फिर हम ये रोज़ाना डॉक्टर्स क्यों नहीं कहते कि आप रोज़ाना ही गोश्त खाएं?
उसकी वजह ये है कि 3 जो से मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। एक तो मैंने जो बताया कि अनवांटेड फ़ैट इसके अंदर ज़्यादा होता है और उसकी वजह से दिल के अमराज बढ़ते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा हो जाती है, हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा हो जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से जो इसके अंदर हमें वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड है WCRF, उसने रिकमेंड किया है कि आप रोज़ाना जो रेड मीट है वो 70 ग्राम से ज़्यादा ना लें। 70 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं और 70 ग्राम से कम लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हैं। 70 ग्राम का मतलब ये है कि हमारे एक बोटी का भी आलमोस्ट वो 1/3 हिस्सा तकरीबन बनेगा जो यूजुअली हमारे यहाँ बोटी इस्तेमाल होती है, क्योंकि पाव जो सा है वो 250 ग्राम पे जाके बनता है और ये हम सिर्फ 70 ग्राम की बात कर रहे हैं, तो एक पाव का भी चौथा हिस्सा। अच्छा जी, अब इसके बाद फिर आ जाती है बात कोलोन कैंसर की। आंत का जो बड़ा हिस्सा या आखिरी हिस्सा होता है उसे कोलोन कहते हैं और उसके अंदर भी कैंसर के शवाहिद पाए गए हैं जो रेड मीट पे इल्ज़ाम लगता। लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि क्या ये रेड मीट की ज़्यादा क्वांटिटी के साथ हुआ या असल में उन रिसर्चेस के अंदर रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट को मिक्स कर दिया गया। और मैं यहाँ पे प्रोसेस्ड मीट का बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहा, जिसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। प्रोसेस्ड मीट असल में वो मीट है जिसकी वजह से कैंसर, कोलोन का कैंसर होता है और मैं उसके ख़िलाफ़ और मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि वो मत इस्तेमाल करें। वो तमाम मीट जिसको सेव करने के लिए या शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए महीनों के लिए उसे ख़ास अंदाज से केमिकल से गुजारा जाता है और वो आपकी और हमारी फ्रिजेज़ में मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के नाम से पड़े होते हैं और अरसे दराज तक वहाँ पे रहते हैं और जब ज़रूरत होती है हम निकाल के उसे कर लेते हैं। उनमें से ज़्यादातर जो से मीट हैं वो प्रोसेस्ड मीट की कैटेगरी में आते हैं एंड दे आर नॉट हेल्दी। और ये मैं नहीं, ये वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड जो सा है ये उसकी रिकमेंडेशन के अंदर शामिल है। वो प्रोसेस्ड मीट को इस्तेमाल करने से ही रिकमेंड नहीं करते। 18% तक रिस्क बढ़ जाता है कोलोन कैंसर का अगर आप प्रोसेस्ड मीट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सारा रेड मीट जो हम जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अगर फ्रेश मीट, तो वो प्रोसेस्ड की कैटेगरी में नहीं आता अनटिल कि हम उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो हफ्ते में कितना किया जाए? वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड कहती है कि आधा किलो से ज़्यादा एक इंसान हफ्ते के अंदर उसे इस्तेमाल ना करे और ये मैक्सिमम लिमिट है। और ये सिर्फ वो कैंसर के बचाव के लिहाज से बता रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर और जैसे हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जिनको यूरिक एसिड के भी मसाइल हैं, तो हम उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी चाहते हैं, ख़ास तौर पे बीफ के अंदर। और उसकी वजह जो सी है कि यूरिक एसिड भी थोड़ा सा ज़्यादा उनसे बनता है और चिकनाई के प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं अगर चिकनाई ऑलरेडी जिस्म के अंदर ज़्यादा है। और इन्फेक्शंस के चांस जो उनसे हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तीसरी जो सी इसकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो ज़्यादातर उसकी मिस हैंडलिंग की वजह से होता है। अगर हैंडल उसे साफ़ किया जाए, प्रॉपरली उसे पकाया जाए, तो ये प्रॉब्लम नहीं बनती। आखिरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो बहुत हाई टेम्परेचर्स पे ऊपर हम गोश्त को पकाते हैं तो उसकी वजह से भी उसकी नेचर बदल जाती है और वो शायद कार्सिनोजेनिक हो जाए। इसी वजह से जो सा ये बारबेक्यू या स्मोक्ड फूड है जिसको हम बहुत हाई टेम्परेचर पे भूनते हैं, उसको मेडिकली पसंद नहीं किया जाता। उसकी वजह से उसकी प्रोटीन डीनेचर हो सकती है और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम उसे अवॉइड करें। शोरबे वाला सालन जिसको हम मुख्तलिफ़ कार केसेस जो सी इसकी गोश्त की इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें के अंदर अमूमी तौर पे इतना हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें डायरेक्ट हीट शामिल भी नहीं होती, वो पानी के थ्रू आ रही होती है, तो उसके अंदर चांस ये है कि प्रोटीन्स डीनेचर होने का चांस कम है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके इल्म में कोई इजाफ़ा हुआ होगा और शायद ज़िंदगी में कोई आसानी भी पैदा हो। अल्लाह ताला आप पे करम करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करें। शुक्रिया।